हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग 2022 का हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है। कह रहे प्रश्न उत्तर प्रणाली, कह रहे अभिनय प्रणाली, कह रहे गति प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। तो आप लोग इधर में देखो, इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न उत्तर प्रणाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जागृत शब्द का विलोम शब्द है। कह रहे सुषुप्त, विषुप्त, शयन, चेतना। देखो जागृत का पूछा गया तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सुषुप्त। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि जातिवाचक संज्ञा है। कह रहे पुस्तक, ममता, अच्छाई, सुरेश। देखो आप लोग ध्यान रखें, ममता और सुरेश आपका ये दोनों व्यक्तिवाचक हैं। ठीक है, क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखो यहाँ पे अच्छाई आपका भाववाचक हो जाएगा। हमसे पूछा जातिवाचक तो आपको हो जाएगा पुस्तक। देखो पुस्तकें अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएंगी। आप लोगों को बताया जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है, जिसमें कई प्रकार मिल जाए। ठीक है, पुस्तकें कई प्रकार की होती हैं, अलग अलग होती हैं हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं। कह रहे संकोच, झिझक, शर्मीला होना, कह रहे उपर्युक्त सभी। तो आप लोग ध्यान रखते हैं कि देखिए बच्चों की शिक्षा ग्रहण के मार्ग में बाधक होने वाले भाव की बात कर रहे हैं तो आपके तीनों हो जाए, जैसे संकोच करना, झिझक और यहाँ पे शर्मीला होना, तीनों आपके क्या होंगे, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में क्या होंगे, बाधक साबित होंगे। क्योंकि अगर झिझक है तो बच्चा, ठीक है, पूछेगा नहीं टीचर से। ठीक है, इसी तरह हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भूतकाल के कितने भेद हैं। कह रहे 4, 6, 8, 10। तो आपको ध्यान रखना है भूतकाल के 6 भेद होते हैं। देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं अत लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किन्हीं 4 विराम चिन्हों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। और ये देखो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है, पीछे एक सेट में भी पूछा गया था। 4 विराम चिन्हों की बात कर रहा है। तो फर्स्ट आपका होता है पूर्ण विराम। कह रहे वाक्य के खत्म होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कह रहे हैं मामा जी अखबार पढ़ रहे हैं और आपका ये लगा पूर्ण विराम। नेक्स्ट कह रहा है अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है कि अल्प विराम कह रहा है कि थोड़ा रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कम समय के लिए रुकना है तो वहाँ पे क्या करना है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कह रहे हैं कि राम मोहन, कह रहे हैं राम थोड़ा रुकना है, मोहन और श्याम बाजार गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका थर्ड कह रहा है आपका अर्ध विराम होता है। ठीक है, अर्ध विराम क्या होता है कि सामान्य तौर पर कह रहे हैं अर्ध विराम 2 उपवाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, जैसे 2 छोटे छोटे उपवाक्य हैं उनको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या कह रहे हैं कि मेरी मीटिंग है। ठीक है, अभी ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा कह रहा है यह दोपहर से शुरू होगी। तो 2 उपवाक्य हैं, इनको जोड़ने का काम कौन करेगा, अर्ध विराम आपका जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे कह रहे हैं प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के अंत में सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कह रहे घर में कौन आया है। और देखो यहाँ पे लास्ट में आपका इस टाइप से प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे 4 पूछ रहा था। तो एक तो आपका हो जाएगा देखो पूर्ण विराम, ठीक है, अल्प विराम, अर्ध विराम, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। देखो आपसे समास के प्रकार पूछे गए तो आप लोग देखते हैं समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका हो जाता है द्वंद्व समास। ठीक है, नंबर 2 द्विगु समास, 3 हो जाएगा आपका कर्मधारय तत्पुरुष समास, चौथा हो जाएगा अव्ययीभाव समास, 5वां कर्मधारय समास और 6वां आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, आपके समास के भेद पूछे गए तो आप लोग देखते हैं समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए एक बार फिर से कह रहे कि द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास हो जाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि 6 संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। तो आप लोग ध्यान रखना है का और सा से मिलकर आपका क्षेत्रीय वाला 6 बना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिए गए प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाइए। तो आपका देखो प्रत्यय दिया आई प्रत्यय से 2 शब्द पूछे तो आपका हो जाएगा भलाई, बुराई, पढ़ाई, मिठाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता बताइए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति को उच्चारित मौखिक भाषा में ही किया जाता है। जैसे मौखिक अभिव्यक्ति का हम लोग उच्चारण करेंगे तो मौखिक भाषा में ही किया जाता है। ठीक है, जैसे आमतौर पर बातचीत करते हैं आपस में, वो मौखिक अभिव्यक्ति की ही होती है। कह रहे कि मौखिक अभिव्यक्ति से ही भाषा की शिक्षा आरंभ होती है।
ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति से क्या होता है, भाषा की शिक्षा आरंभ होती है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति को तुरंत और सरलता से समझा जा सकता है। और चौथा पॉइंट आपका कह रहा है मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही बच्चों के कह रहे मन भावों को समझा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पत्र के प्रकार लिखिएगा। पत्र के प्रकार पूछे कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखें पत्र कह रहे हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो आप लोग ध्यान रखें फर्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है छात्रों के कह रहे शब्द भंडार की वृद्धि करना होता है। जैसे गद्य शिक्षण से क्या होता है, छात्रों के शब्द भंडार में की वृद्धि करना होता है। कह रहे छात्रों को व्याकरण के नियमों की जानकारी कराना होता है। कह रहे कि छात्रों के स्मरण शक्ति का विकास करना होता है। कह रहे छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना होता है। कह रहे छात्रों में गद्य साहित्य की प्रगति रुचि जागृत करना होता है। ठीक है, तो ये आपके होते हैं गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मौखिक अभिव्यक्ति एवं लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं का वर्णन कीजिए। तो देखो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था पीछे एग्जाम मतलब पिछले पेपर में और पूछा गया था एक में। तो एक तरफ आपको क्या लिखना है मौखिक अभिव्यक्ति, दूसरी तरफ लिखना है आपको लिखित अभिव्यक्ति। देखो मौखिक अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है कि हम लोग जो अपने बात करते हैं लिखित रूप में नहीं, मौखिक बात करते हैं आपस में, जैसे विचार विमर्श करते हैं, जैसे वार्तालाप हो गया, जैसे वाद विवाद हो गया, जैसे चर्चा पर चर्चा हो गया, जैसे कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन। देखो मौखिक अभिव्यक्ति मतलब सिंपल आप लोग मतलब याद रखो, आराम से लिख सकते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति मतलब क्या है कि जैसे रास्ते चलते कहीं पे खड़े हैं और एक दूसरे से बात की है, तो ये होती है मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है, जैसे भाषण देता है कोई नेता, ठीक है, तो वो भी क्या हो गई मौखिक अभिव्यक्ति हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ रखें, मौखिक अभिव्यक्ति मतलब होता है कि आपका ठीक है अपने मन से कोई बात कहना, ठीक है, लिखित रूप में नहीं मौखिक रूप में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं लिखित अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है आपका सार लेखन, जैसे होता है पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, जैसे नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण लेखन, विवरण, आख्यान लेखन। तो जो लिखित रूप में हमें जो भी अभिव्यक्ति हम लोग प्रस्तुत करते हैं उसको बोला जाता है लिखित अभिव्यक्ति। जैसे पत्र लिखे अपना, जैसे जो भी ठीक है अपनी अभिव्यक्ति है व्यक्त करना चाहते हैं तो अब वो लिखित अभिव्यक्ति हो जाती है। ठीक है, जैसे मौखिक का मतलब होता है कि ऐसे ही बोल के कोई बात कहना चाहते हैं तो वो होती है मौखिक अभिव्यक्ति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु कह रहे 2 उपाय बताइए। कह रहे बच्चों के भावों के अनुसार भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कह रहे बच्चों को पढ़ने एवं बोलने का निरंतर अभ्यास कराना चाहिए। देखो उच्चारण संबंधी सुधार के लिए सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने और बोलने का निरंतर अभ्यास कराना चाहिए। जो वर्ड या जो शब्द बोल नहीं पाते उनका रेगुलर अभ्यास कराओ, बच्चे ऑटोमेटिक बोलने लगेंगे। नेक्स्ट कह रहे कि काल किसे कहते हैं, काल के भेद लिखेगा। तो आप लोग ध्यान क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य को करना या होना पाया जाता है उसे हम लोग काल कहते हैं। कह रहे काल के 3 भेद हैं। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो काल 3 प्रकार के होते हैं। आपका फर्स्ट कह रहा है वर्तमान काल, नेक्स्ट भूतकाल, थर्ड कह रहा है आपका भविष्य काल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कविता शिक्षण के लिए ध्यान देने योग्य बातें बताइए। तो आप लोग ध्यान रखें कविता का पाठ करते समय कह रहे रागात्मक पाठन, कह रहे उचित लय, कह रहे ताल, गति, आरोह अवरोह का ध्यान हो। ठीक है, मतलब आपका कह रहे कविता पाठ करते समय उचित लय होनी चाहिए, ताल होनी चाहिए, गति, आरोह अवरोह का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे कविता पाठ करते समय भावों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पत्र लेखन की विशेषताएं बताइए। कह रहे तो पत्र लेखन की विशेषताएं क्या होती हैं। कह रहे पत्र की भाषा शैली सरल और बोलचाल की होनी चाहिए। ठीक है, पत्र की जो भाषा होनी चाहिए सरल और कैसी होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। कह रहे पत्रों में विचार सुस्पष्ट एवं सुलझे हुए होने चाहिए। पत्रों में जो विचार आप लिखो वो कैसे होने चाहिए, सुस्पष्ट और सुलझे हुए होने चाहिए। नेक्स्ट कह रहे पत्र में जो लिखा जाना जरूरी है वह अवश्य लिखा जाना जाए। ठीक है, जो भी जरूरी है इंपॉर्टेंट बात है वो तो जरूर लिखनी चाहिए। कह रहे पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अर्थात मतलब क्या होता है अधिक विस्तृत नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
और आप लोगों को कई बार बता चुके हैं, कह रहे क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है और कई बार आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करना चाहिए, देखो नोट भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप नोट कर सकते हैं। और ये आपकी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण की डेफिनेशन पूछी गई थी और देखो हमसे उदाहरण भी पूछा गया। तो यहाँ पे आपका लिखा है बालक तेज दौड़ता है। देखो दौड़ना क्या होता है, आपकी एक तरीके से क्रिया होती है, ठीक है। दौड़ना क्या है, क्रिया। बालक क्या हो गया, कर्ता हो गया। और देखो जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अब दौड़ता है लेकिन कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो ये हो गया आपका क्रिया विशेषण। तेज शब्द क्या हो गया, क्रिया विशेषण। मतलब जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या बोला जाता है, क्रिया विशेषण बोला जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, क्रिया विशेषण मतलब क्या होता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने 2022 का हिंदी का पेपर देखा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।